नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कक्षाओं के साथ उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे भूगोल से जुड़े हुए तथ्यों की। यह हमारी भूगोल से संबंधित पहली कक्षा है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत भूमि का उद्भव। यह हमारी पहली कक्षा है। भारत भूमि का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे तत्व शामिल रहे, इन सारे बिंदुओं पर आइए हम बात ही कर लेते हैं। उद्भव तो पहले भारत के नामकरण की कहानी जान लेते हैं। प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आप भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे, कहा जाता था आर्यावर्त। जबकि ऋग्वेद में आर्यों के प्रभुत्व वाले भाग को सप्त सैंधव कहा गया। प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा गया, लेकिन ऋग्वेद में आर्यों के प्रभुत्व वाले भाग को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। पारसियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जिंद अवस्था में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है, जो एक ग्रंथ है पारसियों का जिंद अवस्था में, क्योंकि पारसियों ने स को ह संबोधित किया है। यहाँ सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों के देश से लिया गया है। बाद में आर्यों के निवास क्षेत्र विस्तृत हुए। भारत का आर्यावर्त के नाम पर भारतवर्ष कहा जाने लगा। आर्यावर्त के नाम पर उसके बाद भारत को भारतवर्ष कहा जाने लगा। पुराणों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप का विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक माना गया है। जो हमारा जम्बू द्वीप है उसका विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक तथा भारत इसके दक्षिण में स्थित था। मत्स्य पुराण में हिमालय से हिंद महासागर के मध्य की संस्कृति को भारत तथा भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। ये रही भारतवर्ष के नामकरण की कहानी। जान लेते हैं, पुनः देख लेते हैं। जो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाने लगा। ऋग्वेद में आर्यों के प्रभुत्व वाले स्थान को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। पारसियों का जो ग्रंथ था जिंद अवस्था, उसमें सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का प्रयोग किया गया, क्योंकि पारसी स को ह नाम से बुलाते थे। आगे की बात हुई, सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों का देश। बाद में आर्यों के निवास क्षेत्र में वृद्धि हुई। जैसे जैसे वृद्धि हुई तो भारत के का आर्यावर्त के स्थान पर उसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। पुराणों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप का विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक माना गया है। भारत इसके दक्षिण में स्थित था। मत्स्य पुराण में हिमालय से हिंद महासागर के मध्य की संस्कृति को भारत तथा उस संपूर्ण भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। ये रही भारत के नामकरण के पीछे की कहानी। वासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। प्रश्न पूछता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया और रोमन वासियों ने दिया। रोम के निवासियों ने और यूनान के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। यूनानी सिंधी नदी को इंडोस तथा रोम वासी इंडस कहते थे। तो जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ उसको इंडस वैली कल्चर कहा जाने लगा। इस प्रकार इंडिया शब्द सिंधु नदी या इंडस नाम से उद्भूत हुआ। बाद में इंडिया को भारत व हिंदुस्तान कहा जाने लगा। संविधान में हमारे देश का नाम भारत या इंडिया स्वीकृत है तथा इंडिया जो भारत है, हमारा अनुच्छेद 1 कहता ही है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हो गई बात हमारे भारत की नामकरण की। आर्यावर्त से लेकर इंडिया दैट इज भारत तक की कहानी को आपने समझा। द्वीपों में भारत की स्थिति, पौराणिक द्वीपों में भारत की क्या स्थिति है, इसको भी हम जान लेते हैं। पद्म पुराण के अतिरिक्त शेष सभी पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया गया है। पद्म पुराण को हटा दीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जितने सभी पुराण हैं सभी में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक द्वीप, द्वीप मतलब भूखंड के दोनों ओर सागरीय स्थिति बताई गई है। जितने भूखंड है इसके दोनों ओर सागरीय स्थिति बताई गई है। प्राचीन काल में वर्णित द्वीप शब्द वर्तमान अर्थों से भिन्न है। जो वर्तमान में द्वीप का अर्थ होता है वो प्राचीन काल में जो द्वीप का अर्थ था उससे उसका अर्थ भिन्न है। वर्तमान में जल से घिरे भूखंड को द्वीप कहते हैं, जबकि प्राचीन काल में द्वीप उस भाग को कहते थे जो जल से चारों ओर से न घिरकर केवल 2 ओर से घिरा हो। अभी वर्तमान में अगर द्वीप की बात की जाती है तो द्वीप का सेंस हम यह लगाते हैं कि एक ऐसा स्थान जिसके चारों ओर जल से जो चारों ओर घिरा हो। लेकिन प्राचीन काल में जब हम द्वीप की बात करते हैं तो द्वीप ऐसे स्थानों को कहा जाता था जो 2 ओर से जल से घिरा होता था। आगे
वर्तमान द्वीप शब्द के समानार्थी माना जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्टतः द्वीप से अभिप्राय किसी टापू से न होकर किसी भूखंड से लिया गया है। जो इसमें सात द्वीपों की बात की गई है, उसमें जो द्वीप है वह एक भूखंड की बात करता है। भूखंड महाद्वीप का भाग या पूर्ण महाद्वीप भी हो सकता है। जो भूखंड होता था उस समय प्राचीन काल में, वह तो एक द्वीप हो सकता था या द्वीप का भाग हो सकता था या महाद्वीप भी हो सकता था। भारतीय पुराणों में वर्णित सात द्वीप मेरु पर्वत, वर्तमान में पामीर के स्थान पर मेरु पर्वत था, से विभिन्न दिशाओं में कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश विस्तृत थे। जैसे कमल पुष्प की पंखुड़ियां विस्तृत होती है, वैसे ही ये सब भी विस्तृत थे। विद्वानों ने यह स्पष्ट किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली मुख्य 7 प्रकार की जलवायु इन द्वीपों द्वारा ही प्रदर्शित की गई है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उनका वर्णन या उनको इन 7 द्वीपों के आधार पर ही दिखाया गया है, विभाजित किया गया है, बताया गया है। ऐसा हम नहीं, ऐसा विद्वान बताते हैं। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि 7 द्वीप मनुष्य की काल्पनिक उड़ान है, जो केवल हिंदू धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। भारत की स्थिति थी, द्वीप मतलब महाद्वीप या स्थल खंड या किसी महाद्वीप के भाग से ले सकते हैं कि पौराणिक काल में पृथ्वी पर 7 द्वीप थे। पद्म पुराण के अलावा जितने भी पुराण हैं वह पृथ्वी पर 7 द्वीपों की बात करते हैं। केवल पद्म पुराण ही ऐसा पुराण है जो पृथ्वी पर 7 द्वीपों की बात नहीं करता है। पद्म पुराण के अलावा जितने भी पुराण हैं वह सब यह बताते हैं कि पृथ्वी पर 7 द्वीप थे। उन द्वीपों की जो संकल्पना थी वो आज के द्वीप की संकल्पना से बिल्कुल अलग है। उस समय द्वीप मतलब महाद्वीप का भूखंड हो सकता था, महाद्वीप हो सकता था या कोई भाग हो सकता था। वर्तमान में द्वीप से अभिप्राय ऐसा स्थल या ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो, जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे भिन्न अर्थ में इसको देखते हैं। आइए हम इन 7 द्वीपों को जानते हैं। जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, लक्षद्वीप, सलमली द्वीप है। यह 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, लक्षद्वीप, शामली द्वीप। भारत जम्बू द्वीप में स्थित है। अब कथा सुनते होंगे तो उसमें जम्बू द्वीप नाम आप जरूर सुने होंगे। कर लेते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप की, कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका विकास कैसे किया गया। पूरा जीवी महाकल्प में विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिन्हें वेगनर ने पैंजिया कहा। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड, दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा गया, जो अभी मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड। इसके मध्य टेथिस सागर अवस्थित था। जुरासिक काल में पैंजिया का विखंडन हुआ, तभी अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड संपीड़ित होकर हिमालय एक पर्वत के रूप में उद्भूत हुआ। तब जाकर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड संपीड़ित होकर एक पर्वत का रूप ले लिए, जिसे हिमालय पर्वत कहा गया। इसके सहारे बची हुई खाई में हिमालय एवं दक्कन के पठार से प्रवाहित नदियों में अवसाद जमा होने लगा। अवसाद मतलब जो अवसादित होके जो चीजें जम जाती है उसको अवसाद कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान बना। दक्कन के पठार की रचना, जो अब दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। दक्कन के पठार की रचना इयोसीन काल में हुई, लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व लावा के दरारी उद्भेदन से हुई। इस प्रकार भारत एक अनूठी भौतिक रचना के रूप में आज से लगभग 10 लाख पूर्व विकसित हुआ। कालांतर में धीरे धीरे यहाँ की भू आकारकी के अनुसार अन्य प्राकृतिक घटक, वनस्पति, मृदा में का विकास हुआ। यहाँ के जो भौतिक स्वरूप जलवायु के निर्धारक बने। हिमालय के विकास के उपरांत यहाँ की जलवायु का स्वरूप निर्धारण हुआ। हिमालय का जैसे जैसे विकास होता गया, यहाँ की जलवायु का निर्धारण वैसे वैसे होने लगा। यहाँ की जलवायु का विकास भी वैसे वैसे होने लगा। प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा निर्माण, कृषि विकास पर जिसका असर पड़ा, फलस्वरूप भारत एक विशाल भौगोलिक विविधता वाला देश बन गया। विकास कैसे हुआ, इस पर भी आइए बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का राजनीतिक इतिहास परिवर्तनशील रहा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भी देश में इस दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण देश का भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप बदलता रहा। भारत में 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई।
जब नवीन संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न यह पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को। केवल पूर्ण प्रश्न में लगा देने से हमारे जो उत्तर है वो बदल जाते हैं। तथा भारत राज्यों का संघ बना। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अपने आप में ही इसमें 3-4 प्रश्न आपको दिख गए। ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 देशी रियासतें थी। स्वतंत्र देशी राज्य, देशी रियासत मतलब वह एक प्रकार के देश ही थे जो स्वतंत्र थे, जिनका बाद में 216 राज्यों में विलय कर प्रांत बनाए गए। 61 राज्यों को मिलाकर 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी प्रकार 275 छोटे राज्यों के एकीकरण में भाषा, संस्कृति एवं भौगोलिक कारक बाधा बने। बाद में इन्हीं तत्वों के आधार पर एकीकरण के लिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 में देश में केवल 2 वर्ग के राज्य थे। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन पांडिचेरी, कराईकल, माहे एवं दमन राज्यों का अधिकार भारत को मिला। 1 मई 1960 को द्विभाषी बंबई राज्य को विभाजित कर 2 राज्य गुजरात व महाराष्ट्र बनाए गए। असम में नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 से अलग कर दिया गया। में इसमें बात कह दी गई है। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। मतलब गोवा, दमन व दीव किसके अधीन थे, पुर्तगाल के अधीन थे। प्रश्न पूछेगा कि गोवा, दमन और दीव किसके अधीन थे, तो पुर्तगाल के अधीन थे। परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है कि अब भूगोल की कक्षा है तो इसमें सिलेबस में अगर भूगोल की कक्षा है या इतिहास की कक्षा है या राजव्यवस्था की कक्षा है, तो ऐसा नहीं है कि राजव्यवस्था एकदम बिल्कुल अलग है और भूगोल एकदम अलग है, दोनों के बीच में एक सीमाई 4 दीवारी है, ऐसा नहीं। यह राजव्यवस्था का भी विषय है, राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहा है। चूंकि भारत के भूगोल में हम भारत की राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको जानना अति आवश्यक हो जाता है। आगे 1 नवंबर 1956 को पंजाब को विभाजित कर पंजाबी भाषी पंजाब, हरियाणवी भाषी हरियाणा बना दिया गया। पंजाब के पहाड़ी जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। 26 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य से गारो, खासी और जयंती पहाड़ी को अलग करके मेघालय राज्य की स्थापना कर दी गई। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर व नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को 53वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 25 जून 1986 को मिजोरम 23वां व 8 दिसंबर 1986 को अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। 11 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। इसी प्रकार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, जिसका वर्तमान में नाम उत्तराखंड है, उस समय जब इसका विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल की स्थापना की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पृथक राज्य और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव केंद्र शासित बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये रही राज्य और राज्यों की स्थापना दिवस। हमारा ध्वज कब लागू किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह कब लागू किया गया, संविधान कब लागू किया गया, 7 द्वीप कौन कौन से हैं, भारत किस द्वीप में है, 7 द्वीप का वर्णन किन किन पुराणों में किया गया है, इन चीजों को पढ़े। अब आइए आगे बात करते हैं कि सांस्कृतिक स्वरूप का विकास, भारत के सांस्कृतिक स्वरूप का विकास। इसमें हम बात करेंगे कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र रहा है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म यहाँ के मूल धर्म रहे हैं। ईसाई और मुस्लिम धर्म बाद में आए हैं।
बात की भारत की जो चतुर्दिक सीमा बिंदु है उसकी बात कर लेते हैं। जो दक्षिण बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पश्चिमी बिंदु राजघर की है जो गुजरात में है। पूरब का जो बिंदु है वह वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कन्याकुमारी तक लगती है। जो यह मुस्लिम धर्म थे, यहाँ पे बात कर लेते हैं, बाहरी प्रभाव से अपनाया गया। इसी प्रकार समय समय पर बाहरी आक्रमणकारी आते गए, साथ ही अनेक प्रजातियां एवं जातियां आकर बसती गई। वह भारतीयता में समाहित होती गई। भारत अनेक भाषाओं एवं धर्मों का वैविध्य क्षेत्र बनता चला गया। आज भारत विश्व की सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, जहां विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले करोड़ों लोग देश के विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी एक ही राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए हैं। हम अपने भारत को जाने, भारत की सांस्कृतिक विविधता को जाने, भारत की पौराणिकता को जाने, भारत के राजनीतिक विकास कैसे हुआ उसको जाने। अब आगे हम ऐसे ही हमारी भूगोल की कक्षाएं होती रहेंगी जो बहुत ही बेहतरीन होगी। स्थिर चित्त से बस कक्षा को देखते जाइए। यकीन मानिए प्रश्न एक भी इन कक्षाओं से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।